ओके, आज हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब है सिंपली इतना कि आयंस का इक्विलिब्रियम। जैसे वहां पर हम लोग जो प्रीवियस चैप्टर था, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड फॉर्म हो रहा था, तो केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आयंस के बीच का इक्विलिब्रियम। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हेडिंग डालिए एवरीवन, आयनिक इक्विलिब्रियम। Okay, so first of all, before starting ionic equilibrium, we'll quickly revise कि there are two types of substances. एक होती है non-electrolytes and the other one is electrolytes. There are two types of substances. तो एक है non-electrolytes and दूसरा is electrolytes. Now, first of all, non-electrolytes कौन सी substances होती है? Those substances which do not form ions, which do not dissociate into ions. Please give me two examples. Non-electrolytes के क्या example हो सकता है? यूरिया यानी कि NH2CO, NH2, यूरिया या फिर ग्लूकोज C6H12O6, और ऐसे ही सुक्रोज भी लिख सकते हैं C12H22O11। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आयंस बनाते ही नहीं है। क्योंकि वो आयंस बनाते ही नहीं है तो इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या फिर अल्फा जिसको हम बोलते हैं उसकी वैल्यू ही 0 है। ठीक है, तो ये होते हैं अपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। द अदर वन इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग वो सब्सटेंसेस को बोलते हैं which can form ions। ठीक है, तो it can form ions। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जैसे कि NaOH, HCl, CH3, COOH and so many। हमने सारे के सारे ये चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स ही स्टडी करने हैं। Another important thing, जो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू ना वेरी करती है फ्रॉम 0 to 1। देखो 0 के साथ मैंने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया। अगर इक्वल टू होता 0 मतलब अल्फा की वैल्यू अगर 0 तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही बन जाता। सो इट कैन नॉट बी 0, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 बट द वैल्यू कैन बी लेस देन और इक्वल टू 1। लेट्स अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स को ही हम फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं into two types of electrolytes. One is strong electrolytes and the other one is weak electrolytes. Weak electrolytes. Okay, अब जो strong electrolytes होते हैं ना उसका example is जैसे कि HCl, NaOH, NaCl। So minded, कोई भी सॉल्ट होना तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। सॉल्ट तो एकदम 100% डिसोसिएट हो ही जाते हैं। अब जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये क्विकली जब भी हम NaOH लिखते हैं या HCl लिखते हैं या NaCl लिखते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे हमने NaOH लिखा तो वो 100% सिंगल आरओ लगाता है और वो पूरा का पूरा ना Na प्लस एंड OH माइनस आयंस बना लेता है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस केस में जो अल्फा है ना उसकी वैल्यू 1 होती है ना, अल्फा की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर तो कोई इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करते हम। क्यों नहीं बात करते भैया, ये तो 100% डिसोसिएट हो गया ना, ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे ही आपने NaOH या HCl या NaCl कुछ भी आपने पानी में डाला तो वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा और वो पूरा का पूरा सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस बना देगा। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाला पॉइंट भी लिख देती हूँ,
जो ये अल्फा है दिस इज इक्वल टू 1, मतलब 100% डिसोसिएशन होती है, 100% वो डिसोसिएट कर जाता है, 100% डिसोसिएट कर जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल है जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, या फिर वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होते। जैसे हम एसिटिक एसिड लेना तो इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, अल्फा, अल्फा की वैल्यू 5% है, मतलब लेस देन 5% है। कि ऐसे करके सोचो 100 में से जो है ना 95 तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, सिर्फ मैक्स टू मैक्स 5 मॉलिक्यूल्स होंगे एसिटिक एसिड के 100 में से जो एसिटेट एंड H+ आयंस बनाएंगे, रेस्ट 95 तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए हम इसको एसिटिक एसिड को वीक एसिड कहते हैं। या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस बनाता है, लेकिन दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये ना 100% डिसोसिएट नहीं करता, इसके अंदर भी जो अल्फा की वैल्यू है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अल्फा की वैल्यू ना 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। एंड मोस्टली ना, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो लेस देन 5% होती है। लेस देन 5% मतलब 100 में से जो ना 95 मॉलिक्यूल्स तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एज इट इज रहेंगे, सिर्फ 5 ही डिकम्पोज करके अमोनियम या OH- बना रहे हैं, और वो भी मैक्स टू मैक्स 5 है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स समझ में आया बच्चों डिफरेंस? क्या मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं? Everybody has noted this down? Yes, ma'am. Okay. And after at the end of this class मैं ये पूरा का पूरा इसका PDF बनाकर शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, now just for your reference I'm just simply mentioning some of the strong electrolytes, some of the strong electrolytes and some of the weak electrolytes ना मैं कुछ mention कर रही हूँ। strong electrolytes, उसके अंदर आपके पास strong एसिड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि जस्ट गिव मी सम एग्जांपल्स बच्चों, आप ही लोग बताओ। HCl, HCl, और बोलो। HNO3, H2SO4 है ना, HClO4, HClO3, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये 100% डिसोसिएट होता है, तो इनका अल्फा 1 है ना। ऐसे ही HCl के साथ मैं ये वाला भी लिख रही हूँ HBrHI, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अच्छा, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस हम अगर बोले तो एल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं NaOH, लिथियम के बाद KOH एंड अदर एल्कली मेटल के, ओके, एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, एल्कली वाले हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। अच्छा, अलोंग विद दैट हम लोग जो है सॉल्ट्स की अगर बात करें तो सॉल्ट्स भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ही आते हैं, कि सॉल्ट्स भी ना पूरा पूरा डिसोसिएट कर जाते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट्स जितने भी होते हैं ना, ऑल द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे ही कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें सो वीक एसिड्स हो सकते हैं। वीक एसिड्स ना जैसे कि CH3COOH है, ऐसे ही एसिटिक एसिड के साथ हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोल देते हैं, दिस इज आल्सो अ वीक एसिड। और इसके साथ ना आप ऐसे करके लिख लो जितने भी ऑर्गेनिक वाले जो एसिड्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज आर वीक एसिड्स, ठीक है। और साथ में जैसे HClO4 और HClO3 लिखा था ना, ऐसे ही HClO, HClO2, these are also weak acids। यहाँ पर HCl, HBr, HI आया था, HF बचा है, तो HF is a weak acid। I hope आप सबको अभी तक याद हो ही गया होगा कि HF, HCl, HBr, HI, इन सबके अंदर HI is the strongest acid, HF is the weakest acid, ठीक है। वीक एसिड्स हो गए। ऐसे ही वीक बेस भी होते हैं बच्चों हमारे। वीक बेस जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH,
और वीक बेसिस के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, ओके, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं ना सीधा, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसी के अंदर ना स्ट्रोंशियम का हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे वीक बेस है। बस यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ वाले के अंदर एक सिर्फ बेरियम का हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारे के सारे वीक बेसिस आ जाते हैं बच्चों। सो ऑल ऑफ दीज आर वीक बेसिस, वीक एसिड्स, वीक बेसिस, तो ये अपने हो गए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। नोट दिस डाउन बच्चों, फिर थोड़ा सा अपना इंटरेस्टिंग पार्ट चलते हैं, ये तो पूरा थ्योरी था। और हाँ, इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं H3 का PO4, H3 का PO3, H3 का PO2, और यहाँ पर H2SO4 ऊपर लिखा था ना, तो उसका H2SO3 नीचे आता है, HNO3 ऊपर था, तो नाइट्रस एसिड HNO2 वो भी नीचे आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बेटा, फिर से बोल। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस मैम। बाकी लोगों को दिख रही है? यस मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम। यस मैम दिख रही है। दिख रही है। मुस्कान, एक बारी वापस शुरू करके देख, रिजॉइन करके देख बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन आया? कोमल? करीना। करीना, हेलो करीना, अभी ज्वाइन किया बेटा? यस मैम। अच्छा, जब तक मुस्कान वापस लॉग इन लॉग आउट कर रही है, तब तक करीना मैं बता देती हूँ हमने अभी क्या पढ़ा है। हम लोग आज आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब है आयंस के बीच का इक्विलिब्रियम। अभी जो आयंस हमारे बनते हैं उनको कैसे हम स्टडी करेंगे, तो पहले आयंस बनाने के लिए हमको ये जानना होगा कौन सी सब्सटेंसेस आयंस बना रही है। तो कौन सी सब्सटेंस आयंस बना रही है के लिए हम करते हैं कि दो तरीके के सब्सटेंसेस होती है, ठीक है। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हम उनको कहते हैं जो आयंस बनाती ही नहीं है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया, ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इनके लिए डिग्री, क्योंकि ये तो आयंस बना ही नहीं रहे हैं, तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज सिंपली 0। लेकिन दूसरी सब्सटेंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स तो आयंस बनाती है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, उनको भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, तो ये तो 100% डिसोसिएट कर जाते हैं। 100% डिसोसिएट करने का मतलब है कि जितना भी आपने NaOH डाला, लेट्स से आपने 100 मॉलिक्यूल्स डाले NaOH के, तो 100 में से 100 के 100 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स ने सोडियम आयंस बना दिए और हाइड्रोक्साइड आयंस बना दिए, तो पूरा का पूरा वो डिसोसिएट हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होता है, जो वो डिसोसिएशन ना बहुत कम होती है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो लेस देन 1 होती है। इधर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। 100 NaOH के मॉलिक्यूल्स ने 100 सोडियम आयंस और 100 हाइड्रोक्साइड आयंस बना दिए। तो यहाँ पर तो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है ही नहीं ना, क्योंकि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब तो ये 100% यही बना रहा है, तो फिर तो इसी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ना, आयंस या आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बैकवर्ड रिएक्शन जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर तो हम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम में तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होना चाहिए। सो इधर के केस में तो हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं डिस्कस कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो वाले होते हैं जो बहुत कम डिसोसिएट करते हैं, मतलब जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन इज आल्सो पॉसिबल, कि अगर मैंने 100 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए ना, तो उसका फॉरवर्ड रिएक्शन होने की ना टेंडेंसी बहुत कम होती है, पर होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती है, होती है, पर 2-4%, मैक्स टू मैक्स 5%। तो 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो बेस्ट केस सिनारियो में वो 100 में से ना 5 एसिटेट और 5 H+ बना देगा, बाकी सारे 95 जो है ना वो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ही बचे रहेंगे। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इसके लिए हम बोल देते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है
वो लेस देन 0 ग्रेटर देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। क्लियर एवरीवन? करीना डन? यस मैम। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा, थोड़े से मैंने बस एग्जांपल्स लिखे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, सॉल्ट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे मैंने सिंपली एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोई इक्विलिब्रियम की बात नहीं हम करेंगे, सिर्फ हमको यही वाला पढ़ना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन्हीं के लिए हम बात करते हैं अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने की। ओके, मुस्कान वापस आ गई? मुस्कान अभी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब हम ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको जो चीज काम आएगी बहुत ज्यादा, वी आर गोइंग टू स्टडी द एसिड बेस थ्योरी। वी आर गोइंग टू स्टडी एसिड बेस थ्योरी। तो सबसे पहले ना आता है अपना Arrhenius concept of acids and base. Arrhenius concept of acids and base. ठीक है, Arrhenius theory of acids and base. So ये वाला अपना कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं Arrhenius theory क्या होती है। तो Arrhenius ना बहुत शुरू वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी जो है Arrhenius theory दी। तो Arrhenius एकदम शुरुआत में ही आए थे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बोला, उन्होंने सिंपली उस टाइम पे Arrhenius एसिड्स, इसको मैं AA लिख रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो Arrhenius एकदम नए नए साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बोला कि अच्छा HCl तो अपना एसिड है, अभी HCl एसिड है तो खट्टा खट्टा सा HCl एसिड होता है, ठीक है। फिर उन्होंने नाइट्रिक एसिड देखा, सल्फ्यूरिक एसिड देखा, है ना, तो एसिटिक एसिड देखा, उन्होंने बोला खट्टे खट्टे से एसिड्स होते हैं और वो H+ आयंस दे देते हैं। तो उन्होंने, Arrhenius ने सिंपली इतना बोला कि जब भी Arrhenius आए कि Arrhenius एसिड्स हम उनको बोलेंगे वो वाली सब्सटेंसेस which give H+ ions, which give H+ ions in their aqueous solution। तो जो H+ ions दे देती हैं in aqueous solution, उनको हम बोलेंगे Arrhenius acids। तो एग्जाम्पल के लिए अपना HCl या HNO3 या H2SO4 या एसिटिक एसिड CH3COOH, तो कोई भी सब्सटेंस जो कि H+ आयंस दे रही है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अभी देखो समझो ये वाली चीज, अगर मैं बोलती HCl इन गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन क्लोराइड अगर मैं कहती, तो वो सिंपली ना अपना पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड है H और Cl का, और उसके बीच में H और Cl के बीच में पोलैरिटी है, इसलिए पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। वो कोई H+ आयंस नहीं देता है, वो अपना जो है H और Cl सब पकड़कर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हमने HCl को इन एक्वस उसमें ले लिया, तब वो एसिड है। इसीलिए कभी स्कूल के अंदर बचपन में ये वाला क्वेश्चन देखा होगा कि लिटमस पेपर के पास, अगर आप ड्राई लिटमस पेपर के पास आप HCl गैस उसके थ्रू पास करो तो कलर चेंज नहीं होता है, कि ब्लू लिटमस लेकर आओ, ब्लू लिटमस का पेपर लो आप और उसके पास जो है ड्राई HCl गैस उसके थ्रू पास करो तो वो कलर चेंज नहीं करता है। बट अगर हम वेट लिटमस पेपर लेते हैं, मतलब लिटमस पेपर को हमने गीला कर लिया और फिर हम उसके थ्रू HCl पास करवाएंगे, तो फिर वो कलर चेंज हो जाता है। आगे ये वाला एक्सपेरिमेंट कभी पढ़ा होगा, स्कूल में सुना होगा टीचर से बच्चों? Yes, ma'am. है ना, तो वही वाली चीज, तो वो एक्वस स्टेट में ही दे विल एक्ट एज एसिड्स ओनली इन देयर एक्वस स्टेट। ठीक है, तो एक्वस स्टेट में जो H+ आयंस दे देता है, दोज आर Arrhenius एसिड्स। ठीक है, अभी इसी के अंदर समझो, इन्होंने तो ये वाला डेफिनेशन दे दिया, बट देयर आर अदर सब्सटेंसेस आल्सो व्हिच कैन एक्ट एज एसिड्स, जैसे कि ओके, सो कभी आपने बोरिक एसिड का नाम सुना होगा? बोरिक एसिड सुना है किसी ने? Yes. Yes, बोरिक ma'am. एसिड ना, Yes, ma'am.
उसके लिए सुना होगा कि जब भी आंखों में वो कंजक्टिवाइटिस या आंख जो बोलते हैं आंख आ गई है, वो हो गया है, तो फिर बोरिक एसिड के पानी से आंख साफ करते हैं। या फिर जो अपना कैरम बोर्ड होता है उसके ऊपर भी जब भी उसका भी वैसा बोरिक एसिड सा ही होता है, वो तो बोरिक एसिड होता है बेसिकली एक, ठीक है, तो मैं बस यही बोलूंगी बोरिक एसिड होता है। अभी जो बोरिक एसिड है ना, H3BO3 होता है उसका फॉर्मूला, it does not give H plus ions in its aqueous solution. Okay, it does not give H plus ions, but still it is an acid. तो हम क्या बोलेंगे कि बोरिक एसिड जो है इट इज नॉट आर्हीनियस एसिड, ठीक है, वो एसिड तो है बट किसी और तरीके का एसिड है, इट इज नॉट आर्हीनियस एसिड। आर्हीनियस एसिड सिर्फ वही है जो H प्लस आयंस देगा इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और जो वो H प्लस आयंस देता है ना एसिड, वो H प्लस आयंस ना पानी के मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर बना लेते हैं H3O+, और फिर ये एक और H प्लस आयन से जुड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो फिर सॉरी ये जो H3O+ बना, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर था, उसके ऊपर H प्लस जुड़ा तो उसने H3O+ बना लिया। अब इसको एक और वाटर मॉलिक्यूल दिखा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ऑक्सीजन का लोन पेयर दिखा, तो इसने बना लिया H5O2+। फिर ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, इसको ऑक्सीजन का लोन पेयर दिखा तो इसने बना लिया H7O3+ एंड सो ऑन, ठीक है। सो दीज आर आर्हीनियस एसिड्स। आर्हीनियस एसिड सिंपली हम उसको बोलते हैं जो कि एक्वस स्टेट में H प्लस आयंस दे दे। नेक्स्ट, अब इस बच्चों रिटर्न नोटेड ये नोट डाउन कर लिया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना। सो इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्हीनियस बेस। आर्हीनियस ने अभी वही वो सबसे पहले वाले थे, शुरुआत वाले थे, तो उन्होंने देखा कि NaOH है, ठीक है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो उन्होंने देखा कि जो भी बेसेस उनको दिखे, एक तो उन्होंने बोला बिटर इन टेस्ट है, मतलब टेस्ट करने में कड़वे कड़वे होते हैं, और टच करने में ना सोपी जैसा एकदम स्लिपरी स्लिपरी होता है, हाथ से फिसलने वाला स्लिपरी सा सोपी टच होता है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, OH negative charge. हाँ, substances which give OH minus, substances which give OH minus in its aqueous solution, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। और OH माइनस जैसे पहले H प्लस का दिखाया था ना, तो वो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे जुड़ जाता है और बना लेता है H3O2 नेगेटिव। ये एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ O3 नेगेटिव, एक और वाटर के साथ जो है जुड़कर H7O4 नेगेटिव एंड सो ऑन, ऐसे करके आप चेन बढ़ा सकते हो। तो आर्हीनियस बेस वही है जो कि OH माइनस देते हैं इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। प्लीज नोट दिस। Done, ma'am. डन, ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। अभी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो था ना, इट वाज नॉट एनफ, उसके अंदर ना कुछ खामियां थी। खामियां ऐसे थी कि जैसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि HCl जो है ना, अभी एक ही कंपाउंड है HCl, आप बोल रहे हो, आर्हीनियस बोल रहे हैं कि HCl जो है ना गैसियस स्टेट में इट इज नॉट एन एसिड, बट एक्वस स्टेट में इट इज एन एसिड। भाई ये क्या बात हुई, कंपाउंड तो क्या करे मनोज, रुक जा मैं एनोटेशन बंद करूं। नहीं, कैसे बंद करता है एनोटेशन, सिक्योरिटी नहीं, एनोटेट में कहाँ से होता है, मोर डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स। हाँ, ओके। सो मैं क्या बोल रही थी, हाँ सुनो बच्चों,
तो जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था ना, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो आर्हीनियस ने जो एसिड बेस थ्योरी दी, इट वाज नॉट इनफ। क्यों इनफ नहीं थी वो? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स जो कि हमको पता है कि एसिडिक होने चाहिए थे, पर आर्हीनियस के हिसाब से वो एसिड नहीं हो रहे थे, आर्हीनियस के हिसाब से वो बेसिक नहीं हो रहे थे। फॉर एग्जांपल HCl, वो बोल रहे थे फिजिकल स्टेट चेंज करो तब वो एसिड बनेगा, अदरवाइज वो एसिड नहीं बनेगा गैसियस स्टेट में। ये गलत बात है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको देखते हैं, अमोनिया। अमोनिया हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अमोनिया ये जो है वो बेसिक होता है, इन नेचर बेसिक होता है, वो NH4OH बनाता है। बट अमोनिया को अगर हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो कौन सा जो है OH माइनस आयंस दे रहा है एकदम से खूब सारी। तो अमोनिया की वो थ्योरी नहीं बता पाए कि भैया अमोनिया इज मतलब जो है प्रॉपर बेस। या फिर ये तो हम बचपन से देख रहे हैं कि जो है हम बोलते थे ना, मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वो एसिडिक होते हैं। तो सोडियम का ऑक्साइड ले ले हम, या फिर पोटेशियम का ऑक्साइड ले ले, या मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले ले, ये तो जो है OH माइनस आयंस भी दे रहे हैं ऐसे एकदम क्लियरली, तो ये कैसे बेसिक हो गए? है ना। तो मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीटली सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए नया इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी, द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट जिनका नाम है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी आए जिन्होंने दी एसिड बेस थ्योरी। सो ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि ब्रॉन्स्टेड सेड कि ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, उन्होंने बोला कि ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आप उसको बोल दो कि वो वाली सब्सटेंसेस जो कि H+ डोनर हो, और इसको हम Ba लिख लेंगे, और ब्रॉन्स्टेड बेस आप उसको बोल दो जो कि H+ यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। जो चीज प्रोटॉन डोनेट कर दे दैट इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड Ba, और जो चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले दैट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। सिंपली इतना। तो इससे ना बहुत सारी चीजें अपनी सॉल्व हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, क्योंकि अमोनिया जो है H+ आयन एक्सेप्ट करके NH4+ बना देता है, अमोनियम आयन बना देता है। तो उन्होंने सिंपली इतना बोला कि दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस वेरी इजिली। उन्होंने ये वाला रिएक्शन लिखा, जैसे कि इन्होंने ये वाला रिएक्शन लिखा, HCl प्लस अमोनिया, दोनों को गैसियस स्टेट में ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को हमने गैसियस स्टेट में अगर ले लिया, या इससे भी पहले मैं ये वाला समझाती हूँ, ऐसे करके लिखती हूँ। हाइड्रोजन क्लोराइड ही लिया, ठीक है, और इसको इसके साथ जब भी हम करते हैं इट फॉर्म्स, ये प्रोटॉन देता है तो बनाएगा H3O+ एंड Cl-। पहले सिंपल सा ये वाला रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो इस केस में जैसे HCl है, HCl ना हमको प्रोटॉन दे रहा है, तो प्रोटॉन डोनर है, इसका मतलब ये अपना ब्रॉन्स्टेड एसिड, और इधर वाटर जो है यहाँ से वाटर H3O+ बना रहा है, मतलब ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, इसलिए प्रोटॉन एक्सेप्टर है ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। है ना। तो ये अपना बन गया ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। ऐसे ही दोबारा से पहले अब ये वाला रिएक्शन लिखती हूँ, अमोनिया प्लस वाटर। अमोनिया जब भी वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, अमोनियम आयन एंड OH माइनस आयन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वैसे पूरा प्रॉपर ऐसे नहीं लिखता है क्योंकि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो बहुत ही वीक बेस होता है, ओके। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं समझा रही हूँ। इस अमोनिया ने यहाँ से यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया
तो ये बन गया हमारा, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये बन गया ब्रॉन्स्टेड बेस। और इस केस में वाटर ने OH माइनस, इसने प्रोटॉन लूज किया, मतलब प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर क्या होता है, इस केस में बन गया वाटर एज ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्लियर बच्चों, ये वाली चीज समझ में आई? Yes, ma'am. अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, बताना ट्रू और फॉल्स। All arrhenius acids are Bronsted acids. True or false? Yes, जितने भी ma'am. arrhenius है वो Bronsted acid तो होंगे ही होंगे, Yes, True? ma'am. है ना? Yes, Okay. ma'am. ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छा, आप लोग को वाटर का भी केस समझ में आया? अभी जैसे वाटर है, वाटर एक जगह इधर ब्रॉन्स्टेड बेस का काम कर रहा है, लेकिन इधर वाटर ब्रॉन्स्टेड एसिड का काम कर रहा है। ठीक है, तो वाटर कैन एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड आल्सो एंड ब्रॉन्स्टेड बेस आल्सो। तो इस केस में हम वाटर को कह सकते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज, एम्फोटेरिक या फिर एम्फोटेरिक स्पीशीज, दो स्पीशीज बोल सकते हैं। मतलब वाटर इस केस में इट इज नोन एज एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज की it can act as Bronsted acid also and it can act as Bronsted base as well। क्या ये वाली चीज बच्चों समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूं, मैं बोलूं कि जो है बेटा कार्बोनेट आयन है CO3 नेगेटिव, और ये मुझे बताओ कि ये एसिड है कि बेस है। तो बहुत ही कंफ्यूजन है, कैसे हम डायरेक्टली बता दे कि ये जो एसिड है कि बेस है। तो आप इसके अंदर ये वाला रिएक्शन करवा कर देखो, H+ डालकर देखो, क्या ये H+ ऐड कर कर HCO3 बना सकती है? यस, बाइकार्बोनेट आयन तो एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब जो कार्बोनेट आयन है, दिस इज एक्टिंग एज ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड बेस? Base. ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे करके हम लोग जज कर लेते हैं कि इट कैन एक्ट एज एन एसिड और एज अ बेस। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज इसी के अंदर, जो भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट कभी हम समझते हैं, तो बच्चों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, इसका क्या मतलब है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का? सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे हम बात करें HCl की, ठीक है, सो HCl चलो HCl लेते हैं पहले। HCl जो है H+ बनाती है, HCl नहीं लेते, ऐसा करते हैं एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। सो एसिटिक एसिड है, ठीक है, सो एसिटिक एसिड क्या करती है, CH3COO नेगेटिव एसिडेट आयंस बनाती है एंड H+ आयंस रिलीज करती है। ओके, जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन की, कि एसिटिक एसिड से एसिटेट आयंस बन रहा है एंड H+ आयंस बन रहा है, तो इस केस में व्हाट इज एसिटिक एसिड एक्टिंग एज, एसिड या बेस? Ma'am, acid. मैम एसिड। एसिड। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया, और ओके, सो लेट मी नॉट राइट डाउन ब्रॉन्स्टेड एसिड, आई विल सिंपली राइट डाउन एसिड। ओके, सो इधर ये एसिड की तरह काम कर रही है, ठीक है, एसिड की तरह जब वो काम करे तो उसने एसिडेट आयंस बनाए और एक प्रोटॉन रिलीज किया। पर अगर आपको जैसे यहाँ पर रिवर्सिबल एरो दिख रहा है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब ये जो एसिडेट आयंस बने हैं, ये भी ये base प्रोटॉन के साथ एक्सेप्ट कर कर वापस एसिटिक एसिड बना सकते हैं। तो जो Yes, भी ma'am. स्पीशीज प्रोटॉन एक्सेप्टर है उसको क्या बोलते हैं, बेस। Base. तो इस केस में हम इनको एसिटेट को बोल देंगे इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, तो इसको हम इसका Yes, बेस ma'am. कह देते हैं, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन इज आल्सो पॉसिबल, हेंस एसिडेट आयंस कैन एक्ट एज अ बेस, और हम लोग इसको कॉन्जुगेट बेस कह देते हैं।
और ये जो एसिड और कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड बेस जो पेयर होता है ना, इनकी बहुत ही एक बड़ी खासियत होती है। अगर हमारा एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों ये वाला ओके ये वाला शायद ना कर पाओ, दूसरे एग्जाम्पल से करते हैं। लेट्स से नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, ये H+ देगा और नाइट्रेट आयंस रिलीज करता है। तो इस केस में दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड एंड दिस इज एक्टिंग एज द कॉन्जुगेट बेस। अभी हमको पता है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाता है वीक। weak, ये एसिड बेस का ये वीक होने का क्या मतलब है बच्चों? अगर एसिड, पहले तो ऐसा याद कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस विल बी वीक, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस विल बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग होता है कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो वीक हो जाता है। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, उसका ये तो सब बच्चे याद कर रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझते। उसका मीनिंग ये है कि ये जो है ना, जो कॉन्जुगेट बेस बना नाइट्रेट आयंस, दिस इज वेरी वीक। वीक का मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा इजिली, खुशी खुशी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। ये नाइट्रेट की फॉर्म में बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये ऐसे ही रहना चाहता है। दिख रहा होगा ना, यहाँ पे नाइट्रोजन है, उससे 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव है सारे के सारे एटम्स, और उस पे एक नेगेटिव चार्ज, तो वो बहुत खुश हो रहे होंगे ना, वो क्यों कहेंगे कि हमें प्रोटॉन चाहिए। तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। मतलब वीक कॉन्जुगेट बेस का मतलब है कि ये ज्यादा इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर कर नाइट्रिक एसिड नहीं बनाना चाहता, वो बहुत खुश है एज नाइट्रेट आयन। ठीक है, ऐसे ही इधर देखो, ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है? ये बहुत फटाक से ना प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर कर, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कि फटाक से जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर कर ये बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये COO- के साथ में मिथाइल जुड़ा हुआ है। मिथाइल जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, EDG कर देता है ऐसे इसको, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ी नहीं है तो EDG बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और मिथाइल ना नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ा रहा है, तो खूब सारा नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो इतना नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाती है। हमको चाहिए कि चार्ज कम हो कहीं पर भी। अगर खूब सारा चार्ज बढ़ जाए ना, तो ऐसा हम बोलते कह रहे हमको नहीं चाहिए सारा चार्ज, खूब सारा चार्ज होगा तो हमको शॉक लग जाएगा, ऐसा सोच। तो हम लोग को क्या चाहिए कि कोई ऐसी उससे नेगेटिव चार्ज अगर है तो ऐसे ग्रुप्स कनेक्ट, ऐसे एटम्स कनेक्टेड जो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर सके। मिथाइल बढ़ा रहा है तो खूब सारा नेगेटिव चार्ज होगा तो बहुत अनस्टेबल है, तो ये फटाफट से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर कर एसिटिक एसिड बना जाता है। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस इज वीक। क्लियर? आगे बढ़ो। यस मैम। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने इसका पढ़ा, ऐसे ही एक बेस का समझते हैं। ओके, सो ऐसा करते हैं, बेस के लिए हम ले लेते हैं ओके, जो बेस होता है वो H+ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर कर एसिड बनाता है, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हम लोग लेंगे। सो हम लोग ले लेते हैं, अगर बेस, पहले मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ये वीक होगा तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। ठीक है, और अब ऐसा करते हैं, आप भी लोग मुझे बताओगे कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर सबसे पहले बताओ, ये जो H2CO3 है, ये पहले ये तो सिर्फ एसिड की तरह ही काम कर सकता है, और ये एक H+ देगा और HCO3 नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो एसिड है कार्बोनिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? नोट्स चेक करो, मैंने अभी लिखाया है ना? मैम स्ट्रॉन्ग, H2CO3 अच्छा नहीं लिखा है क्या? ओके, यहाँ लिख देती हूँ, H2CO3 इज अ वीक एसिड। कोल्ड ड्रिंक में होता है ना एसिड, ये कार्बोनिक एसिड, हमको थोड़ी उसको पी के वो हाथ जल जाता है या
मुंह जल जाता है या तो उसमें पड़ जाए, तो बहुत ही वीक एसिड है, ठीक है ना। तो ये अगर हमारा वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग। क्लियर, Yes, ma'am. समझ में आया, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। हाँ, कॉन्जुगेट बेस अपना स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1, तो वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। एक और चीज समझता है बच्चों, अगर मैं आपको HCO3 नेगेटिव दे दूं, अभी HCO3 नेगेटिव, ये जो बाइकार्बोनेट है, ये दो तरीके से एक्ट कर सकता है। इट कैन एक्ट एज एन एसिड ऑल्सो, क्योंकि इसके पास एक H+ है डोनेट करने के लिए, एंड दिस HCO3 माइनस कैन एक्ट एज अ बेस ऑल्सो। अब मुझे बताओ, जब ये एसिड की तरह काम कर रहा है तब क्या स्पीशीज बनेगी, और जब ये बेस की तरह काम कर रहा है तब क्या स्पीशीज बनेगी। CO3 2 negative plus H+N. वेरी गुड। और जब ये बेस की तरह काम कर रहा है तब H2CO3. तो इसने H+ लिया तो ये H2CO3 बना लिया, ठीक है। तो इस केस में ये एसिड, ये अपना कॉन्जुगेट बेस, और जब ये बेस की तरह काम कर रहा है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। क्या ये आपको समझ में आया। तो अगर मैं आपको स्पीशीज दूं, आप उससे लिख दोगे कि वो कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है कि कॉन्जुगेट बेस बना रहा है। और अच्छा हाँ, और एक और चीज फिर से, जैसे वाटर, पिछले वाले केस में हमने पढ़ा था कि हाँ, water can act as Bronsted base as well as Bronsted acid. Hence, water is an amphiprotic species, yeah, amphoteric species. Same is the case with this bicarbonate also. It can act as an acid, it can act as a base. Hence, this is a amphoteric species. Clear, everyone? अब आप मुझे बता सकते, मैं आपको क्वेश्चन दूं कि वो एम्फोटेरिक होगा कि नहीं होगा। आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू टेल मी यस या नो। HS माइनस एम्फोटेरिक, यस और नो। अगर वो एम्फोटेरिक है तो वो जब एसिड की तरह एक्ट कर रहा है तब क्या बनाएगा, बेस की तरह एक्ट कर रहा है तब क्या बनाएगा। बच्चों मैं एक सेकंड में एक और वो क्वेश्चन बैंक लेकर आ रही हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तब तक आप HS माइनस का लिखो और मैं एक और क्वेश्चन लेके चली जाती हूँ। H3P नो, मैम H है जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा H2S. जब ये एसिड की तरह काम कर रहा है तब क्या बनाएगा, H2S. फिर से सोच बेटा, मैं एक सेकंड में बुक लेकर आ रही हूँ, तब तक एक बार फिर से सोचो। बोलो बच्चों। H2S नहीं बनाएगा. नहीं, जब ये एसिड की तरह काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनर की प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड में तो S2 नेगेटिव बना देगा. S2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन एंड H+, ओके। और और बेस जब ये है HS H2S. जब बेस की तरह काम कर रहा है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और बना H2S. देगा H2S, ठीक है। Hence, can I say that HS minus is amphoteric? Yes ma'am. ठीक है, तो हम बोल देते हैं HS माइनस इज एम्फोटेरिक या फिर एम्फीप्रोटिक, है ना। दोनों टर्म्स आप यूज कर सकते हो, दोनों टर्म्स आर करेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट टेल मी H2PO4 नेगेटिव, जब क्या ये एम्फोटेरिक है कि नहीं, और अगर ये एम्फोटेरिक है तो एसिड की तरह काम कर रहा है तब क्या बनाएगा, बेस की तरह काम कर रहा है तब क्या बनाएगा। Ma'am. बोलो, क्या ये एम्फोटेरिक है कि नहीं। मैम जब एसिड की तरह कार्य करेगा ना तो HPO4 2 नेगेटिव बनाएगा. हाँ, तो क्या ये एसिड की तरह काम करेगा, यस। ये बना देगा HPO4
2 नेगेटिव एंड negative. H प्लस। अच्छा और मैं बेस की तरह करे। ओके पहले चलो ये लिख देते हैं। और अगर जब ये बेस की तरह काम कर रहा है तो H2PO4 नेगेटिव है, H3PO4 बनाएगा। H3PO4 बनाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा थोड़ा सा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और इन क्वेश्चंस के लिए भी एक बार स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देती हूँ। एक होता है H3PO4। H3PO4 मोनोप्रोटिक एसिड है कि डाइप्रोटिक की ट्राइप्रोटिक है? ट्राइप्रोटिक। बच्चों जब भी ना हमारे पास हाइड्रा एसिड्स होते हैं, हाइड्रा एसिड्स जैसे कि HCl, HBr, HI, हाइड्रा एसिड मतलब सिर्फ हाइड्रोजन के साथ अपना अनायनिक पार्ट कनेक्टेड है, तो उसके पास तो जितने भी हाइड्रोजन होता है ना वो उतने दे सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे पास ऐसा हाइड्रा ऑक्सी वाले एसिड्स होता है ना, तो वो केवल उसी हाइड्रोजन को दे सकता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो। तो ये यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों हाइड्रोजन को वो दे सकता है, हेंस इसका N फैक्टर 3 या फिर ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। अगर हम बात करें H3PO3 की, H3PO3 क्या होता है? मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक? जल्दी बोलो ना। इसके अंदर N फैक्टर इज 2। यस, ये डाइप्रोटिक है, ये केवल 2 ही हाइड्रोजन दे सकता है, तीसरा दे ही नहीं सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन वही डोनेट कर सकता है जो वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका इलेक्ट्रॉन रख ले और वो H प्लस बनकर यानी प्रोटॉन बनकर निकल जाए। या फिर हम बोले कि H3PO2, ये क्या होता है? मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक? मोनोप्रोटिक। ये मोनो, ठीक है। तो ये वाली चीज याद रखना। अब इसके बेसिस पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। एवरीवन हैज नोटेड दिस डाउन? ओके, so I'll give you a question now. You have to tell me whether the species H2PO2 negative is amphoteric or not. आपको बताना है। मैम एक बार लास्ट पेज दिखा दो। हाँ गुड, लास्ट पेज से हेल्प हो जाएगी। मैम नॉन एम्फोटेरिक। बोल बेटा, फिर से बोल। मैम नॉन एम्फोटेरिक होगा। हाँ, दिस इज नॉट एम्फोटेरिक। क्यों? क्योंकि ये कैसा एक्ट कर सकता है? एसिड की तरह बन सकता है कि बेस की तरह बन सकता है? ये मैम बेस। बेस, यस। क्यों? क्योंकि ये बेस की तरह एक्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और बना लेगा H3PO2। वेरी गुड। बट अगर मैं इसको एसिड की तरह एक्ट करवाना चाहूं कि ये H प्लस आयन दे, तो फिर क्या बनाएगा? अगर H प्लस निकालोगे तो मन में आएगा कि HPO2 2 नेगेटिव लगा देते हैं, बट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो H3PO2 होता है वो होता है ऐसे। अब जब आपने इसमें से एक H प्लस निकाला तो फिर वो तो ये बन चुका है ना, अरे माइनस H, वो तो ये बना चुका है ना। अब ये वाले हाइड्रोजन को तो ये लूज ही नहीं कर सकता है ना, हेंस दिस कैन नॉट एक्ट एज एन एसिड। For this to act as an acid is not possible. Is this clear, everyone? No, मैम। नहीं, रिपीट करूं बेटा? मैम नोट कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। डन। डन करीना, डन? यस मैम। अच्छा चलो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चों। So, question number 1.
क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कॉन्जुगेट बेस, राइट द conjugate base of HF, H2SO4, HCO3 negative. Question 2, write conjugate acid of NH2 negative, ammonia, HCOO negative. Any 4 species का नाम mention करो which is amphoteric. Any 4 species of your choice, आप name compounds mention करो which is amphoteric. मैं H2SO4 conjugate base नहीं बनाया मैंने. Write the conjugate base of the following species. Yes ma'am. मैम HF का F negative. HF का क्या होगा? F negative. F negative plus H plus देगा, तो इसका conjugate base हो गया फ्लोराइड. इसका conjugate base क्या आएगा? H positive plus HSO4 negative. हाँ, तो हाइड्रोजन सल्फेट है ना, बाइसल्फेट भी कहते हैं. तो दिस विल बी द conjugate base, हाइड्रोजन सल्फेट. और इसका conjugate base होगा कार्बोनेट आयन. CH3 negative. वेरी गुड. और इनका conjugate acid क्या होगा? These will act as a base. इसका मतलब conjugate acid में donor H positive है. अमोनिया का क्या होगा? मैम एसिड तो प्रोटॉन देगा ना. राइट द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बेटा. तो उनका आपको, इसका मतलब वो बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं और आपको उनका कॉन्जुगेट एसिड बताना है. ठीक है? Yes. NH4 positive. अमोनियम आयन. और इस केस में HCOH. HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड. ओके, टेल मी एनी 4 स्पीशीज which can act as an acid as well as a base. Amphoteric मतलब जो एक्ट कर सकती है. वाटर. ओके, सो इसको ना मैं ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख, या नेक्स्ट पेज पे नहीं, यहीं पे लिख देती हूँ. पता नहीं सबने नोट डाउन किया. HS negative. एक सेकंड रुको. जब भी वो एसिड की तरह एक्ट कर रही है तो बनाएगी OH माइनस, और जब भी बेस की तरह एक्ट कर रही है तो बनाएगी H3O प्लस. ठीक है? तो यहाँ पर जब वो एसिड, नहीं ये नहीं लिखते यहाँ पर, एसिड नहीं, मतलब बस ये लिखते हैं. जब ये एसिड की तरह एक्ट कर रही है तो ये OH माइनस बनाती है, जिसको हम यहाँ लिख देते हैं कॉन्जुगेट बेस. और जब ये बेस की तरह एक्ट कर रही है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये बनाते हैं, तो इसको लिख देते हैं कॉन्जुगेट एसिड. नंबर 1. नंबर 2 एग्जांपल दो प्लीज. मैम HS negative. वेरी गुड. इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? मैम इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा S2 negative. मतलब ये पक्का यस मैम. सही लिखा है मैंने? मैम एसिड H2S होगा ना. हाँ,
मैम आप एसिड कह रहे थे बेस। मैं ये बोल रही हूँ कि HS माइनस आपने बताया बच्चा, तो HS माइनस का आपको बताना है कॉन्जुगेट एसिड। आई अंडरस्टैंड, ये वाला कंफ्यूजन हो रहा है आपको, इट्स ओके, ये मैम मुझे भी होता था जब मैं H2S छोटी थी। तो आप क्या करो, H2S हाँ H2S कि उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है ना, तो आप ऐसे यस कर मैम। लो कि इसका मतलब वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो बेस H की तरह एक्ट कर रहा है पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर एक्सेप्टर। हाँ, ठीक है। और ये और यस मैम। H इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है, तो प्रोटॉन देगा S2 माइनस, ठीक है ना। अच्छा मैम और बताओ बच्चों, H2 नेगेटिव को क्या पढ़ेंगे? सल्फाइड। सल्फाइड, S2 नेगेटिव को बोलते हैं सल्फाइड, इसको बोलते हैं सल्फाइड। SO3 नेगेटिव को बोलते हैं सल्फाइड, और SO4 नेगेटिव को बोलते हैं सल्फेट, और HSO4 नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट ज्यादा अच्छा टर्म है, लेकिन जो मेरे टाइम में तब बाइसल्फेट यूज कर लेते थे, आजकल जो है मैं सब जगह हाइड्रोजन सल्फेट देखती हूँ। एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में हाइड्रोजन सल्फेट ही लिखा होगा ना अभी। यस मैम दोनों है। अच्छा, बाइसल्फेट मतलब पहले ना बाइसल्फेट बहुत ज्यादा चलता था, आजकल मैं देखती हूँ सब लोग हाइड्रोजन सल्फेट या बाई कार्बोनेट ना बोल के हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखते हैं। आई गेस यस अच्छा मैम। तरीका ऑफ सेइंग, पर बात तो एक ही है। खैर, अच्छा और मुझे बताओ 4 एम्फोटेरिक स्पीशीज बताओ। 2 हो गई, 2 और बताओ, सोचो बच्चों। मैम H2PO4 नेगेटिव। H2PO4 नेगेटिव, वेरी गुड। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, मतलब ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो HCPO4। और इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है, मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है, HPO4 नेगेटिव। HPO4 नेगेटिव। लास्ट एक और बता दो प्लीज। अमोनिया लिख रही हूं मैं यहाँ। अमोनिया इज ऑल्सो एम्फोटेरिक बिकॉज इट कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एज अ बेस। जब वो एसिड की तरह काम करता है तो H प्लस देगा और NH2 माइनस बनाता है इधर, NH4 और जब वो नेगेटिव। बेस की तरह एक्ट करता है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर कर NH4 प्लस NH4 बनाता है, ठीक है। अच्छा, ये थे अपने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। चलिए से प्लीज नोट डाउन कर लो। डन मैम। डन, एवरीबडी हैज डन दिस। यस यस मैम। चलो ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐसा हैशटैग करके लिख लेना, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से लिखा रही हूँ बच्चों। ऑल arrhenius acids are Bronsted acids, but all arrhenius base are not Bronsted base। कोई एग्जाम्पल दे सकता है? ये तो सबको आता है, ऑल arrhenius acids are Bronsted acids, है ना, इसमें तो कोई शक नहीं यस मैम। है ना, ये वाली चीज तो आती है। ऑल arrhenius acids are Bronsted acids, यार डेफिनेशन तो सेम ही है ना दोनों की। इसके अंदर भी था इसके अंदर भी था प्रोटॉन डोनर, और इसके अंदर भी है बच्चों प्रोटॉन डोनर, सेम सेम ही है ना, ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल arrhenius acids are Bronsted acids, ठीक है। बट ऑल arrhenius bases are not Bronsted bases। मैं यहाँ पे लिखती हूँ arrhenius base कौन से होते हैं, OH माइनस डोनर, यस और मैम। ये होते हैं H प्लस एक्सेप्टर। एग्जाम्पल एक्सेप्टर। तो मुझे जल्दी से, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत 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 सिंपल एग्जाम्पल है। NaOH। NaOH, yes, very good। It can give OH minus, but ये H plus accept नहीं कर सकता है। Hence, यस this is मैम। a OH minus. It is a arrhenius base, but not a Bronsted base। ठीक है, सिंपल सी चीज। ओके, अब ये थी अपनी arrhenius के बाद हमने Bronsted Lowry कॉन्सेप्ट पढ़ा। लेकिन इसके अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें तो हम लोग को फायदा हुई कि मतलब समझ में आया, बट इसकी भी ना कुछ कुछ अपनी लिमिटेशंस थी कि दिस वाज आल्सो नॉट परफेक्ट। तो
मैं इसकी लिमिटेशंस लिख रही हूँ और फिर हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि इसके अंदर जो खामियां थी, इसकी जो लिमिटेशंस थी, जिन लिमिटेशंस की वजह से वी हैड टू स्टडी अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि ल्यूइस कॉन्सेप्ट है। इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि नंबर 1, इसकी फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन between acidic oxides like acidic oxide जैसे कि CO2, SO2, SO3 and basic oxides like calcium oxide या barium oxide या magnesium oxide which can take place in the absence of water। मतलब मैं ऐसे करके लिखती हूँ, how is this acting as an acid, how is this acting as a base, वो वाली चीज कहीं से भी क्लियर नहीं हो पा रही है। ठीक है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। मैम अब आ रही है। आ रही है? क्योंकि यहाँ पर ना कोई प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है कि अगर ये एसिड की तरह, सॉरी SO3 एसिड की तरह एक्ट कर रहा है तो इसने प्रोटॉन दिया, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है इसने प्रोटॉन लिया, कोई प्रोटॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बट एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या बोला था कि एसिड अपने प्रोटॉन एक्सेप्टर है और बेस अपने, सॉरी एसिड अपने प्रोटॉन डोनर है और बेस अपने प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ब्रॉन्स्टेड ने यही कहा था, प्रोटॉन के टर्म्स में बात करी थी, बट एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बन गया। लेकिन क्यों ये वाला जो है SO3, ना इसने कोई प्रोटॉन दिया, ना कैल्शियम ऑक्साइड ने कोई प्रोटॉन दिया, लेकिन हमारा एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बना रहा है। तो दिस वाज नॉट, they were not able to explain this Bronsted-Lowry concept. Another is जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है वो वाली स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। जैसे किसी के अंदर मतलब जैसे जो स्कूल के अंदर 6-7 क्लास में पढ़ते हैं क्वाशियोकर मरासमस डिसीज वगैरह जो होते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये सारी विटामिन की डेफिशिएंसी, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट स्पीशीज जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर BF3, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है कि एल्यूमिनियम के अंदर देखो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 एल्यूमिनियम के और 3 क्लोरीन के, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इधर। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी कि 2, 8, 3, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ने 3 क्लोरीन के साथ, 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, 3, 3, 6, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ऐसे ही BF3 कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, यानी कि 2,3, 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के, 3 क्लोरीन एटम से, तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स बने, फिर से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये वाली स्पीशीज जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहलाती है। अब ये जो है, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड या बोरॉन फ्लोराइड, इनके पास कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, दीज आर नॉट प्रोटॉन डोनर्स। हमको पता है कि ये तो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास प्रोटॉन है ही नहीं, बट स्टिल दे एक्ट एज एसिड्स। हाउ? तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी नहीं समझा पाए थे कि why इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर बिहेविंग एज एसिड्स। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो इसी वजह से बाद में आया ल्यूइस कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ूं? यस मैम। यस मैम। ओके, सो अब आया हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी, विच इज ल्यूइस कॉन्सेप्ट। अभी ल्यूइस ने क्या बोला, ऐसा हिंदी में ऐसा समझे अपना सिंपल तरीके से, तो ल्यूइस ने बोला ये प्रोटॉन के टर्म्स में बात नहीं करते। अभी ब्रॉन्स्टेड क्या बोल के गए कि
Bronsted acid is proton donor और Bronsted base is proton acceptor, तो ये वाला तरीका सही नहीं है. आई डोंट लाइक दिस. उन्होंने बोला कि भाई प्रोटॉन के टर्म्स में क्यों बात कर रहे हो, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर करता है तो इलेक्ट्रॉन्स की हेर फेर होती है ना, हेर बदल होती है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई इलेक्ट्रॉन देता है, तो हम प्रोटॉन के टर्म्स में नहीं बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करेंगे. तो ल्यूविस कॉन्सेप्ट ने बोला कि ल्यूविस एसिड देखो एसिड, ब्रॉन्स्टेड ने बोलता प्रोटॉन डोनर, तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात कर रहे थे तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. सो बच्चों याद रखना कि बहुत छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन कई बच्चे ये वाली मिस्टेक कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिख देते हैं. नहीं, आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना. कि ल्यूविस एसिड कौन सी वो होती है, वो वाली स्पीशीज, वो वाले आयंस, वो वाले मॉलिक्यूल्स, वो वाले एटम्स जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट. और ऐसे ही मैम. हाँ मैम, वन क्वेश्चन. मैम, आपने वहाँ BaH+ डोनर लिखा है या फिर एक्सेप्टर क्यों लिखा? एक सेकेंड. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. फिर से प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. मैम, आपने वहाँ BaH+ डोनर लिखा है या एक्सेप्टर कहाँ लिखा है? पर क्या लिखा है मैंने, कहाँ पर? इधर? यस मैम. नो मैम. कौन सा? मैम फिर ब्रोंस्टेड एसिड की बात कर रहे हैं. ब्रोंस्टेड एसिड में आपने H+ डोनर लिखा ना, तो यहाँ एक्सेप्टर लिख दिया ल्यूविस एसिड में. मैं नहीं समझ पा रही. मैम वो कहना चाह रही है कि आपने ब्रोंस्टेड एसिड में लिखा है H+ डोनर. प्रोटॉन डोनर. हाँ हाँ, और ल्यूविस एसिड में आपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लिख दिया था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया. अच्छा, बट मैंने लिखा करेक्ट है. हाँ यस जो मैम, भी होता वही है. बच्चे को डाउट हो, बच्चे मैंने लिखा करेक्ट है. एसिड उन्होंने क्या बोला ना ल्यूविस ने, वो बोले कि प्रोटॉन के टर्म्स में नहीं बात करेंगे हम, प्रोटॉन अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स की हेरफेर होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ही टर्म्स में हमें बात करनी चाहिए. तो जैसे ब्रॉन्स्टेड ने कहा था कि एसिड ना प्रोटॉन डोनर है. H+ तो प्रोटॉन ही होता है ना, जब भी हाइड्रोजन होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, न्यूट्रॉन्स की बात नहीं कर रही मैं. ठीक है, जब वो H+ बना प्रोटॉन है ना, इसलिए H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं. ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर. तो ल्यूविस ने बोला कि मेरे को प्रोटॉन के टर्म्स में बात नहीं करी, मेरे को इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में करनी है. तो प्रोटॉन क्योंकि डोनर है ना एसिड, तो वो इलेक्ट्रॉन करती हूँ तो उसका उल्टा एक्सेप्टर कर देते हैं. ठीक है. यस मैम. अरे नहीं मनोज नहीं, तुम जिसको डाउट है. यस मैम. अच्छा ठीक है, ओके. सो ऑलराइट. अच्छा, तो एसिड हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना, और बेस हो गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना. ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. तो इसी वजह से ना एक ये वाला केमिकल रिएक्शन अमोनिया है, वो BF3 के पास आता है. तो इन दोनों मिलकर ना के कंपाउंड बनाते हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. कैसे? अमोनिया के नाइट्रोजन का ऐसे करके था और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है. BF यहाँ पर BF3. 3F. तो इसके पास ना, बोरॉन के पास तो देखो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो इसने अपने ना नाइट्रोजन ने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं क्या करता हूँ, तुमको दे देता हूँ. कैसे दे देता हूँ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करूंगा. कैसे करूंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म? एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता हूँ, एक तुमको दे देता हूँ, और हम दोनों ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. अब बोरॉन के पास एक एकदम उसके पास आ गया और एक इधर ये वाला शेयरिंग में, तो बोरॉन की भी ऑक्टेट अपनी कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, हेंस नाउ इट इज वेरी स्टेबल, वेरी हैप्पी. तो ये इस केस में अमोनिया इज एक्टिंग एज एसिड और बेस.
ल्यूविस एसिड की ल्यूविस बेस? मैम एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है अमोनिया, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है तो ल्यूविस बेस, और इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं तो दिस इज एक्टिंग एज अ ल्यूविस एसिड। इज इट राइट? एक और एग्जांपल दूं बच्चों? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही अदर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा ओके, एक ये वाला करती हूँ, अमोनिया का ही पहले इसके साथ कर देती हूँ। प्रोटॉन है तो नाइट्रोजन जो है इसका लोन पेयर, और ये ऐसे करके प्रोटॉन को दे देता है। तो इधर ऑल्सो अगेन अमोनिया इज एक्टिंग एज ल्यूविस बेस एंड दिस इज अ ल्यूविस एसिड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने शुरुआत में कहा था बोरिक एसिड H3BO3, क्या मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं? यस मैम। ओके, सो हमने थोड़ी देर पहले मैंने कहा था बोरिक एसिड की बात करी थी। जो बोरिक एसिड होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है H3BO3 और उसको लिखते हैं ऐसे। तो कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है, अरे बी के साथ OH, तीन तीन OH तो इसका मतलब ये बेस है। नहीं भाई, ये बेस नहीं है, ये है तो एसिड। और इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ये OH से जुड़ा है, यहाँ पर ये OH से जुड़ा है, यहाँ पर ये OH से जुड़ा है। ठीक है बच्चों, hence this boric acid is an acid। क्यों this is an acid? क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। hence this boric acid acts as acid। तो यही बोरिक एसिड जो है ना, दूसरे अमोनिया के साथ या किसी के साथ भी जो है ना, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है। hence तो अभी मुझे बताना ट्रू और फॉल्स, बोरिक एसिड इज अर्हीनियस एसिड, यस कि नो? मैम यस। अरे रुको, मैं लिख देती हूँ, ट्रू फॉल्स बताना। हाँ, 3 स्टेटमेंट्स लिखती हूँ। सो पहला स्टेटमेंट है बोरिक एसिड इज अर्हीनियस एसिड। मैम अर्हीनियस भी नहीं है, ब्रोंस्टेड भी नहीं है, ल्यूविस है। ब्रोंस्टेड एसिड ल्यूविस और एसिड। बोरिक एसिड इज ल्यूविस एसिड। बताओ जल्दी से। ऑप्शन थर्ड। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ओनली दिस इज ट्रू। बोरिक एसिड नहीं देता ये वाला H प्लस, उसकी इतनी क्षमता ही नहीं है कि यहाँ से H निकाल दो। कंफ्यूजन वाली बात सुनो, बच्चों को लगेगा कि मैम ये वाला H तो O से कनेक्टेड है तो इसको निकाल देते हैं और ये O माइनस बना देते हैं। नहीं, बट ये वाला O माइनस बहुत अनस्टेबल हो जाता है, वो वाली चीज हम नहीं करते हैं। ठीक है, वहां से वो H प्लस नहीं देता, वो अपना पकड़ कर बैठा है, निकलता ही नहीं है। अर्हीनियस एसिड नहीं है। फिर से ब्रोंस्टेड एसिड के लिए प्रोटॉन डोनर बोलना था, दैट इज आल्सो अगेन फॉल्स। इट इज अ ल्यूविस एसिड क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। Hence boric acid is not अर्हीनियस एसिड या अर्हीनियस बेस, इट इज नॉट, सिर्फ वो ल्यूविस एसिड ही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पेज पे चल रही बच्चों, वही चीज लिख ली थी। यस मैम। ठीक है, एक और ये एक बार लिख देती हूँ। ओके, अच्छा तो जब भी ओके, अभी जो मुझे ये वाला बताना, हाँ सोच के, कैल्शियम ऑक्साइड और जो मैंने पीछे वाले पेज पे लिखा था सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ कैल्शियम सल्फेट बनता है। ठीक है, सो इस केस में नाउ आई कैन क्लियरली से कि ये ल्यूविस बेस है, और इसको आई कैन क्लियरली से कि ये ल्यूविस एसिड है। क्यों? क्योंकि जब ये बनता है तो ये बनता कैसे है, ये बन जाता है कैल्शियम 2+ और ये बन जाता है SO4 2 नेगेटिव। तो अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ, ल्यूविस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्टर। ल्यूविस बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अभी एक बार देखो,
कैल्शियम ऑक्साइड था, ठीक है, वो सॉल्ट में तो एकदम क्लियरली जो है ना Ca2+ और SO4 2- होता है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो था उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, इट इज अ ल्यूविस एसिड, SO4 2- बना लिया, उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, और कैल्शियम जो है एकदम अच्छे से Ca2+ बनाकर बैठ गया, ठीक है, इसको ऐसा करके लिख देती हूँ, Ca2+ और SO4 2-, SO4 2-, दिस ये बना लेता है, ठीक है। सो दिस इज एक्टिंग एज अ ल्यूविस बेस, दिस इज एक्टिंग एज अ ल्यूविस एसिड। क्या बच्चों ये वाली चीज समझ में आई? रिपीट करूं? मैम एक और बार रिपीट करना। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखती हूँ और फिर रिपीट करती हूँ, ठीक है। सो मेरे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कटायन, ठीक है, एल्यूमिनियम आयन, और वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 लिखाइए, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लेता है इसके साथ, एंड वो बहुत खुशी खुशी ना ये वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये। अच्छा, इसमें से मुझे बता सकते हो कौन सा वाला ल्यूविस एसिड है, कौन सा वाला ल्यूविस बेस है? मैम ल्यूविस बेस। एल्यूमिनियम क्या है? एसिड की बेस। चलो फिर मैं इसको डिटेल में कर रही हूँ और फिर ऊपर वाले पर भी डिटेल में करते हैं, दोनों एग्जांपल्स को समझते हैं। एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यस मैम, यस समझ आया। समझ में आया? ऊपर वाला समझ में आया? नहीं, ऊपर वाला समझाना है। अच्छा ओके, मैं दोनों ही समझा देती हूँ, बिकॉज आप बोल रहे हो कोई हो सकता है कोई बच्चा बोला ही ना हो, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ ल्यूविस एसिड्स एंड बेस करेंगे, तो पहले मैं समझाती हूँ। जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जुड़कर बना लेता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। सो हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा, कैल्शियम के पास क्या होता है ना, ओके, सो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 22,8,8,2, ठीक है, और या फिर ऐसे करके लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, ये है। तो इसने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और फिर कैल्शियम बनाता है Ca2+, और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके थे, 2 इसके ले लिए, और यहाँ पर होता है O2-, प्लस जो सल्फर है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और 286 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आप ऐसे करके भी सोच सकते हो, या फिर इसके लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना होगा 2 2 4 6 10 2 12 और 3p4, ठीक है, ऐसे करके है, ठीक है, और इसका 3D पूरा खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर है सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों कंबाइन कर बना लेते हैं, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना O2-, ये चला जाता है इसके साथ, तो ये बना लेता है Ca2+, और S का SO4 2- को आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करके सोच सकते हो, ठीक है। और एक्चुअली ऐसे भी नहीं बनाती इसको क्योंकि ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, इसको भी मेरे को ऐसे करके बना देती हूँ। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है ना, सल्फर के ऐसे ऐसे करके 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो एक तो वो ऐसे बना रखा होता है, और एक जो है ना बॉन्ड उसका इधर वाले के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। अभी क्लियर है सल्फर ट्राइऑक्साइड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर? हाँ, कि वो एक जगह डबल बॉन्ड होता है और एक जगह हम ऐसे कर देते हैं। जब वो सल्फेट बनाता है ऐसे करके बनाता है, यस मैम। इसको और ठीक से बना देती हूँ। बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में ना
करना चाह रही हूँ, तो इसको ठीक है। सो ना ल्यूविस एसिड्स के अंदर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, बट यहाँ से मैं इतना सा समझा सकती हूँ यहाँ पर कि दिस इज एक्टिंग एज अ ल्यूविस बेस, ठीक है, एंड दिस इज एक्टिंग एज अ ल्यूविस एसिड। ल्यूविस एसिड है अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये ना कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको समझ ऐसा करो, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड में है ना, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो है ना, मतलब सल्फर ने जो है अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है यूज कर रखे हैं, एक अपने पास रखा है, किसको दे रखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहे हैं। तो अगर जब इसके पास यहाँ से ये वाला O2 माइनस, ये वाला ऑक्साइड इधर आ जाता है, तो यहाँ पर जब इस सल्फेट का स्ट्रक्चर बनता है ना, तो सल्फर के तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला, ये तो हमको पता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल सिंगल बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड होता है, सिग्मा वाला बॉन्ड होता है ना। तो वो यहाँ पर जो है इससे इलेक्ट्रॉन्स लेकर, यहाँ से ऑक्साइड लेकर ये वाली स्पीशीज बना लेता है। तो मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर जो है इस तरह कर आ रहे हैं, O माइनस बन रहा है। तो इसलिए दिस इज एक्टिंग एज अ ल्यूविस एसिड। कुछ आया समझ में? यस मैम। है ना। और वो कैल्शियम ऑक्साइड वो एसिड, तो उसको आप ऐसा कर बेसिक समझ लो। नेक्स्ट क्लास, अभी टाइम खत्म हो गया मेरे पास, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ना इसके ऊपर जो ल्यूविस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ना जो क्वेश्चन आता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूविस एसिड्स। 5 तरीके से हम ल्यूविस एसिड्स को स्टडी करते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूविस बेस, ठीक है। तो वो वाली चीज समझेंगे, एंड मे बी वी कैन रिविजिट दिस एग्जाम्पल अगेन, ठीक है, कि जिसके अंदर मतलब अलग अलग टाइप ऑफ ल्यूविस एसिड्स होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ स्पीशीज ल्यूविस बेस होते हैं, तो उसको हम लोग बच्चों नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसको कुछ पूछना है बच्चों, कोई क्वेश्चन, समथिंग यू वांट टू आस्क? नो मैम, थैंक यू मैम।